चलो देखो, आज संधारित्र चैप्टर के हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे और उसमें से पहला न्यूमेरिकल है। देखो कह रहा है पारे की 27 बूंदों में प्रत्येक को 10 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया जाता है तथा इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है। तो बड़ी बूंद पर विभव बताओ। अब ध्यान से सुनो, आपसे बोल रहा है कि कोई पारे की 27 बूंदे है। कितनी है? 27। ऐसे ही कोई पारे की 27 बूंदे हैं, इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है। ऐसे ये समझो कि ये हमारी बड़ी बूंद है। तो कह रहा है कि अगर इसका विभव कुछ आपको दे दिया गया है, मान लेते हैं V1, तो इसका विभव V2 आपको बताना है। ठीक। अब आपसे बोला गया है कि ये जो पारे की 27 गोलियां हैं, कितनी हैं? 27, 27, और इस पर पारे की गोली एक गोली बनाई गई। जैसे आपसे बोला जाए कि शादियों में पहले क्या होता था कि जब लड्डू मिलते थे तो 4 मिलते थे, है ना, मिलते थे। तो उन 4 लड्डुओं में अब क्या हो गया है, नया सिस्टम ये आ गया है कि एक टिफिन होता था, उस टिफिन में 4 लड्डू ऐसे रखे होते थे, होता था। अब क्या होता है, एक टिफिन तो मिलता है लेकिन लड्डू एक ही होता है। तो इन 4 लड्डुओं को मिलाकर एक बड़ा लड्डू बना दिया गया है। तो क्या अगर ऐसा करने में, ध्यान से सुनना, ये 4 लड्डू की जगह एक लड्डू करने में मटेरियल कम लगता हो या मटेरियल ज्यादा लगता हो, तो फिर इसको नुकसान होगा जो लड्डू बांटेगा। इसका मतलब जितना मटेरियल पहले लगता था उतना ही अब भी लगता है। अच्छा, तो अगर इस बूंद पर, ध्यान से सुनना, इन बूंदों पर प्रत्येक पर हम अगर Q आवेश माने तो इस पर आवेश कितना हो जाएगा? ध्यान से सुनो, हमने कहा किसी पारे की 27 गोलियां हैं जिनमें से प्रत्येक का आवेश हमने Q माना। अब इनको मिलाकर एक बड़ी गोली बनाई जा रही। जब इनको मिलाकर आप एक बड़ी गोली बनाएंगे तो एक गोली का आवेश Q, दूसरी गोली का भी Q, तीसरी गोली का Q, और आपने पढ़ा क्या है? आपने पढ़ा है आवेश की योज्यता। क्या पढ़ा है? आवेश की योज्यता। अब ये आवेश की योज्यता होता क्या था? किसी वस्तु में उपस्थित कुल आवेश उसमें उपस्थित परमाणुओं के अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता था। इसका मतलब अगर इस पर आवेश Q है, इस पर Q है, इस पर Q है, इस पर Q है, ऐसे ही 27 छोटी छोटी बूंदी हैं, इनको मिलाकर एक बड़ी बूंदी का लड्डू बनाया गया। ऐसा समझो छोटी छोटी बूंदी है, इनसे मिलाकर एक लड्डू बनाया गया। पारा भूल जाओ कि पारा भी है। ठीक। तो अगर इन पूरी बूंदों का आवेश देखा जाए तो क्या 27 Q हो जाएगा? ठीक। अगर इसका 27 Q हो जाएगा, फिर आपने पढ़ा है आवेश का संरक्षण। क्या पढ़ा है? आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण ये बताता है कि आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसे अगर माने कि इनमें 27 Q आवेश है तो इन बूंदों को ही मिलाकर आपने ये बनाया है। ध्यान से सुनना, इनको मिलाकर, इन छोटी छोटी बूंदियों को मिलाकर एक बड़ा लड्डू बनाया गया है। तो इस पर जो आवेश होगा, अगर आवेश संरक्षित होगा तो इस छोटी छोटी बूंदियों से आवेश इसमें स्थानांतरित हो जाएगा। इसका मतलब जो इसका आवेश होगा वही इसका आवेश होगा। आवेश क्या हो जाएगा? इनका क्या हो जाएगा? 27 Q, और इसका भी 27 Q। नहीं आया? अब अगर यहां तक कोई समस्या हो तो बताओ। उसके बाद अब ध्यान से सुनो, जैसे मान लो आपके पास या जो दूध लेते हैं दूधिया लोग, वो क्या करते हैं, एक घर में गए वहां पे 2 लीटर दूध दिया, दूसरे घर में गए वहां पे 1 लीटर दिया, तीसरे में गए 4 लीटर दिया, या ऐसे ही करते करते उनका पूरा पीपा खत्म हो जाता है, होता है। तो अब एक बात ये बताओ, मान लो आपके पास ये कोई पीपा है और इसने क्या किया कि एक व्यक्ति को 1 लीटर दूध दिया, दूसरे को 2 दिया, तीसरे को फिर 1 दिया, फिर 4 दिया, ऐसे करते करते ये 20 लीटर का पीपा है। कितने का? 20 लीटर का। तो जब वो 20 लीटर दूध को नाप देगा या 20 लीटर दूध किसी को दे देगा, इसमें कोई दूध बचेगा? नहीं बचेगा। इसका मतलब कि जो इन 20 लीटर का आयतन होगा वही इस पीपे का आयतन है। नहीं आया? तो अगर आप किसी वस्तु का स्थानांतरण करते हैं या दूध का स्थानांतरण करेंगे तो दूध बदलेगा नहीं, दूध दूध ही रहेगा और दूध की मात्रा भी वही रहेगी। अगर इस पीपा में 20 लीटर दूध आएगा तो आप लोगों को 20 लीटर से ज्यादा दूध दे देंगे क्या? 20 लीटर देंगे। ठीक। इसका मतलब इसमें जो आयतन है, इसका आयतन मीन्स जो पीपे में उपस्थित दूध का आयतन बराबर 20 लीटर का आयतन होगा। ऐसे ही इन 27 बूंदियों का आयतन इस बड़ी वाली बूंदी के आयतन के बराबर होगा या नहीं होगा?
होगा। अगर ये होगा तो इसका मतलब इन दोनों का आवेश आपस में आयतन आपस में बराबर होगा। तो चलो अब हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो आपको बताया गया कि 27 बूंदियों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई गई है। तो हमने यहाँ पे बना लिया कि हमारे पास कोई ये 27 बूंदे, मान लेते हैं कि ये 27 बूंदे हैं और इनको मिलाकर एक ये बड़ी बूंद बनाई गई, इसको बड़ी बूंद मान ले, और ये 27 छोटी छोटी बूंदे हैं। अगर इसका विभव V बराबर या V1 बराबर आपको दिया गया है 10 वोल्ट, कितना दिया गया है 10 वोल्ट, आपसे कह रहा है कि V2 बताओ, यही तो पूछा गया है। ठीक, अगर हम आपसे बोले कि इन दोनों का आयतन बराबर होगा तो क्या होगा। ठीक, अगर हम मान ले कि छोटी बूंद की लिखेंगे, माना छोटी बूंद की त्रिज्या, छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर तथा बड़ी बूंद की त्रिज्या, तथा बड़ी बूंद की त्रिज्या हो जाएगी कैपिटल आर, और प्रत्येक छोटी बूंद पर आवेश Q तथा प्रत्येक छोटी बूंद पर आवेश कितना है Q। तो बड़ी बूंद पर आवेश क्या आ जाएगा 27 Q। अभी आपको हमने बताया किससे, आवेश की योज्यता तथा आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार। अब ये बातें आपको समझ में आ गई। तो अभी आपको हमने बताया कि इन दोनों का आयतन भी बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, हमने सारा डिफाइन कर दिया। तो लिखेंगे बड़ी बूंद का आयतन, क्या, बड़ी बूंद का आयतन बराबर 27 छोटी बूंद का आयतन, छोटी बूंद का आयतन। कोई दिक्कत। तो यहां से अच्छा बड़ी बूंद, अब ये जो बूंदे हैं ये होती कैसी हैं, गोलाकार। तो गोले का आयतन होता क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें स्मॉल आर है तो हमने कैपिटल आर है ना, तो कैपिटल आर क्यूब इक्वल टू 27 इंटू 4/3 पाई और कैपिटल आर क्यूब। 4 पाई से 4 पाई ये कट गया और 3 से 3 कट गया। अब यहां तक कोई दिक्कत। अब ध्यान से सुनो, स्मॉल आर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब ये हो गया आर क्यूब बराबर 27 स्मॉल आर का क्यूब। अगर इसको होल क्यूब में लिखे तो आर क्यूब बराबर 3 आर की पावर ये हो जाएगा। अब आर से आर कट गया तो कैपिटल आर बराबर आ गया आपके पास 3R। मतलब कि जो बड़े बूंद की त्रिज्या है वो इन छोटे बूंद की त्रिज्या की 3 गुनी है। कोई दिक्कत। तो अगर ये 3 गुनी है, ध्यान से सुनना, 3 गुनी है तो देखो अब यहां से आपको ये मिल गया कि R बराबर 3R हो गया। अब आप एक बूंद पर आवेश निकाल लें और इस पर आवेश निकाल लें और दोनों पे या तो विभव निकाल लें डायरेक्ट। तो आपने विभव का फॉर्मूला पढ़ा क्या है, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R, पढ़ा या नहीं। ठीक, तो यहां से अगर आ जाए V बराबर क्या आ गया 1 लिख लेते हैं छोटी बूंद पर आयतन माना या छोटी बूंद पर विभव क्या हो जाएगा V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट मान के छोड़ देंगे। अच्छा, अब छोटी बूंद पर बड़ी बूंद पर विभव क्या हो जाएगा V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसका क्या हो जाएगा कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R। मान सकते हैं, इक्वेशन सेकंड मान के छोड़ दो। अब V1 और V2 का अगर हम भाग लगा दे, ध्यान से सुनना, समीकरण 1 व 2 का भाग करने पर इसको साफ कर देते हैं। समीकरण 1 या तो नोट कर लो, पहले नोट करो। चलो देखो नोट हो गया ना। अब हम लोग इसको साफ करते हैं थोड़ा। अब आपने दोनों के विभव निकाल लिए। अब हमने क्या कहा, समीकरण 1 व 2 का भाग लगा दो। अगर भाग लगा दोगे तो V1 बटे V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल Q बटे स्मॉल r अपॉन 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट और स्मॉल कैपिटल क्यू बटे कैपिटल आर। अब देखो ये से ये कट गया तो यहां से आ गया V1 बटे V2 इक्वल टू क्यू बटे आर इंटू आर बटे कैपिटल क्यू। आया या नहीं? सबकी वैल्यू पुट कर दो जो अभी आप तक निकाली है। तो V1 की वैल्यू आपने पढ़ी है 10 है, V2 की पूछी गई है, स्मॉल क्यू है तथा आर क्या है, आर ही है, और कैपिटल आर क्या है, देखो कैपिटल आर आपने निकाला कि 3R के बराबर है, तो यहाँ पे पुट कर दो 3R अपॉन कैपिटल क्यू 27 क्यू। देखो क्यू से क्यू कट गया, आर से आर कट गया, 3 9 27 मल्टीप्लाई कराओ क्रॉस, तो V2 बराबर आपके पास आ गया 90 वोल्ट। ये आपके पास आ गया विभव। क्या आ गया? विभव, जो आपसे पूछा गया। तो ये क्या है? विभव या V2 की वैल्यू क्या आ गई, जो आपने 27 छोटी छोटी गोलियों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई थी, उनमें से जो बड़ी वाली बूंद का विभव 90 वोल्ट आएगा। यहां तक अगर कोई समस्या हो तो बताओ, नहीं तो नोट कर लो। चलो देखो, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आसुत जल की 64 बूंदें, प्रत्येक की त्रिज्या 0.1 mm है तथा आवेश 2/3 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम है, मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, बूंद पर विभव बताओ। ठीक, अब आपसे कुछ अलग प्रकार से पूछ लिया है बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन। कह रहा है आसुत जल की 64 छोटी बूंदें हैं। अब आपसे बोल रहा है कि जल की जो ये 64 छोटी बूंदें हैं, कितनी? 64 छोटी बूंदें, इनको मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई गई है। क्या बनाई गई है? बड़ी बूंद, तथा इनमें से प्रत्येक छोटी बूंद की जो त्रिज्या है वो r बराबर 0.1 mm है। ठीक, अब आपसे बोला गया तथा प्रत्येक छोटी बूंद पर आवेश 2/3 गुणे 10⁻⁻12, इस पर जो आवेश Q है वो 2/3 गुणे 10⁻⁻12 कूलाम का आवेश है। ठीक, तो आप कह रहे हैं मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, तो बड़ी बूंद पर विभव ज्ञात करो। आपको इस पर विभव ज्ञात करना है। मान लेते हैं इसको V2, इसका मान हमने मान लिया, इस पर विभव V1 है। अगर यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब फिर वही कॉन्सेप्ट, अगर ये 64 छोटी बूंदें हैं और एक पर आवेश 2/3 गुणे 10⁻⁻12 कूलाम है, तो 64 पर आवेश कितना हो जाएगा? तो फिर वही बात आई, आवेश की योज्यता। क्या बात आई? आवेश की योज्यता। किसी वस्तु में उपस्थित आवेश उसमें उपस्थित अलग अलग परमाणुओं के आवेश के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। इसका मतलब इसमें जो 64 गोलियां हैं, अगर सबका आवेश जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? 64 इंटू 2/3 गुणे 10⁻⁻12, तो बड़ी बूंद पर आवेश क्या आ जाएगा? 64 इंटू 2/3 गुणे 10⁻⁻12 कूलाम। यहां तक कोई दिक्कत? अब आपको पता है इस पर इसकी त्रिज्या अगर r बराबर 0.1 mm है और इसकी त्रिज्या आपको कैपिटल R मान सकते हैं। हमने मानी इसकी त्रिज्या क्या हो गई? कैपिटल R। तो अब इस 64 बूंदों का आयतन इस बड़ी वाली बूंद के आयतन के बराबर होगा या नहीं होगा? होगा। तो लिखते हैं, चलो देखो क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार। आपको पता है 64 छोटी बूंदों का आयतन बराबर एक बड़ी बूंद का आयतन। यहां तक कोई दिक्कत? अब 64 छोटी बूंद का आयतन क्या हो जाएगा? 4/3 पाई r क्यूब। यहां तक कोई दिक्कत? इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा? एक बड़ी बूंद का आयतन 4/3 पाई और कैपिटल R क्यूब। देखो ये से ये कट गया, यहां आया 64 इंटू R की वैल्यू क्या है? देखो 1 mm है, तो mm को अगर मीटर में बदलेंगे तो 10⁻³ का मल्टीप्लाई और का होल क्यूब इक्वल टू R क्यूब। यहां तक कोई दिक्कत? इसको कैलकुलेट करेंगे तो 64 इंटू इसका जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.001 इंटू 3 त्रिका
माइनस का 9 इक्वल टू आ गया आर क्यूब। अब ये 3 दशमलव हटाएंगे, ध्यान से सुनना, इनको हम उधर ले जाएंगे, किधर ले जाएंगे, इधर, तो इसमें घटाने पड़ेंगे, तो 3 अंक इधर ले जाएंगे तो बचेगा 64 इंटू 10⁻⁻9 और माइनस का 3 इक्वल टू आर क्यूब। तो आपके पास आया क्या, 64 इंटू 10⁻⁻12 इक्वल टू आर क्यूब। अगर होल क्यूब करेंगे, इसका क्यूब रूट निकालो तो आ जाएगा 4 चौको 16 चौको 64, तो यहां से आ गया 4 इंटू 10⁻4, क्या आ जाएगा 10⁻4, 4 तिया 12, ठीक। तो ये आपके पास आ गया मीटर आर, बड़े वाले बूंद की त्रिज्या आ गई। अब आपने सीखा है विभव को निकालना, v इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बटे कैपिटल आर हो जाएगा। आवेश आपको दिया गया है, सब कुछ आपको दिया गया है, इसकी वैल्यू हो गई 9 × 10⁻9 इंटू क्यू का मान क्या आएगा 64 × 2/3 इंटू 10⁻12 अपॉन आर की वैल्यू 4 × 10⁻4। देखो ये 3 नीचे आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 64, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 32 दूनी 64, 3 त्रिका 9, कैलकुलेट करो तो 32 इंटू 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 × 10 की पावर, ये देखो 4 है ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 9 और 4 13, 13 में 12 गया, 10 की पावर 1 प्लस की बचेगी, तो V इक्वल टू क्या आ गया 960 वोल्ट। ये किसका विभव है यार, इस V2 का क्या आएगा, ये V2 का विभव आएगा दूसरे वाले गोले का। समझ में आया या नहीं, सेम क्वेश्चन था, उसमें क्या था, हमको त्रिज्या कंपेयर करके त्रिज्या में रिलेशन निकालना था और तब करना था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे आपको छोटे बूंद की त्रिज्या दे दी गई है तो आपने डायरेक्ट कर दिया। फिर से समझे, आपको पता है इन 64 बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई गई है। अगर इन 64 बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाएगी तो आपको पता है कि इन 64 बूंदों का जो आयतन होगा वो बड़ी बूंद के आयतन के बराबर होगा। जैसे हमने लीटर वाला एग्जांपल लिया था, ऐसे ही अगर इन 64 बूंदों में प्रत्येक का आवेश 2/3 × 10⁻12 है, तो आपने पढ़ा है आवेश की योज्यता, तो इस पूरी वस्तु का आवेश क्या हो जाएगा 2/3 × 10⁻−12 64 बार। तो बड़ी बूंद का आयतन क्या आ जाएगा, आवेश संरक्षण के सिद्धांत से आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। ऐसा समझो, अगर आपने ऐसे एक कोई लोहे का गोला लिया और उस लोहे के गोले को ऐसे नीचे रखा था और उठाया, उठाने के बाद का क्या सोने का हो जाएगा, चांदी का हो जाएगा। या ऐसे समझो एक गोला है, या आपने 2 लोहे के गोले लिए और उन 2 लोहे के गोलों को आपस में मिला दिया, तो सोने चांदी का तो होगा नहीं, जिसका था उसी का रहेगा। ऐसे ये 64 गोलियां पर आवेश कुछ होगा, तो इनको अगर आपने आपस में मिला दिया तो आवेश तो संरक्षित होता है। अगर आवेश संरक्षित है तो इनमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इस पर आवेश इसके 64 गुना हो जाएगा। हमने कर दिया, कैलकुलेट किया और आपका आंसर आया, नोट करो। चलो देखो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है 25 माइक्रोफैरेड के संधारित्र की प्लेटों के बीच 250 वोल्ट विभवांतर लगाने में उनकी प्लेटों पर आवेश कितना हो जाएगा। कह रहा है कि अगर आपके पास कोई संधारित्र है, ध्यान से सुनना, अगर आपके पास कोई संधारित्र है, तो आपको पता है ये एक संधारित्र है, इस संधारित्र में 25, इस संधारित्र की जो धारिता है, धारिता में C इक्वल टू है 25 माइक्रोफैरेड। अगर माइक्रोफैरेड को आप फैरेड में बदलेंगे तो क्या आएगा 10⁻⁶ फैरेड, कोई दिक्कत। कह रहा है इनके बीच अगर 250 वोल्ट का विभव है, कितना विभव है 250 वोल्ट का विभव है, तो इन प्लेटों पर आवेश बताओ। अब आपको पता है अगर इस प्लेट को हमने मान लिया कि इस प्लेट पर +Q आवेश दिया और इसको पृथ्वी से संपर्कित किया, तो इस पर जितना प्लस आएगा उतना ही इस पर माइनस आएगा। तो इसको अगर हमने +Q दिया तो इस पर उतना ही -Q आएगा या नहीं आएगा, आएगा। अब आपने ये पढ़ा कि अगर कोई संधारित्र है जिसकी धारिता 25 माइक्रोफैरेड है और उसको हमने 250 वोल्ट का विभव दिया है, तो ध्यान से सुनना, उनके बीच जो आवेश होगा वो क्या होगा। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा C = Q/V,
तो Q इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा, CV हो जाएगा। C की वैल्यू क्या है 25 गुणे 10 की पावर -6 और V की वैल्यू 250 वोल्ट। ये एक पावर से ये 5 हो जाएगा, पावर एक जुड़ जाएगी, 25 25 हम 625 इंटू 10 टू द पावर -5। अब 2 पॉइंट इधर ले जाएंगे तो पावर में घटाएंगे, जोड़ेंगे, सॉरी घटाएंगे, क्या कह रहे हैं, तो ये हो जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर -5 और पावर में कितने जोड़ेंगे, 2 जोड़ दो, तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर -3 और Q मीन्स आवेश मतलब कूलाम। ध्यान से सुनना, अब ये मान लिया हमने Q की वैल्यू आ गई, तो इस पर प्लस का इतने कूलाम हो जाएगा, प्लस का 6 पॉइंट पहली प्लेट पर, पहली प्लेट पर प्लस का 6.25 इंटू 10 टू द पावर -3 कूलाम, और दूसरी प्लेट पर क्या आ जाएगा, माइनस का 6.25 इंटू 10 टू द पावर -3 कूलाम। नोट कर लो। चलो देखो, नोट हो गया ना। अब अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 100 पिको फेरेड पर संधारित्र 100 पिको फेरेड का संधारित्र 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। संधारित्र पर आवेश, सेम क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि कोई एक 100 पिको फेरेड का संधारित्र है, मींस इस संधारित्र की जब जो धारिता है वो कितनी हो गई, 100 पिको फेरेड। कितनी, 100 पिको फेरेड। आपको पता है पिको को अगर हम लोग फेरेड में बदलें तो कितने का मल्टीप्लाई करते हैं, 10 की पावर -12, और ये आ गया फेरेड। अब इनके बीच जो विभव है वो कह रहा है 250 नहीं है, कितना है, 100 वोल्ट है, केवल और केवल 100 वोल्ट है। तो इनके बीच जो आवेश होगा उसकी आपको गणना करनी है। तो फिर वही बात आपने पढ़ा है, C इक्वल टू Q बाई V, तो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, CV। वैल्यू पुट करो, C की वैल्यू क्या है, 100 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू Q, V की वैल्यू क्या है, 100 वोल्ट। कैलकुलेट, 10 की पावर ये 4 हो जाएगा, 10 की पावर 4 में घटाओ तो 12, 10 की पावर -8, तो Q इक्वल टू क्या आ गया, 1 गुणे 10 की पावर -8 कूलाम। नोट करो। जल्दी नोट करो। चलो देखो अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक संधारित्र को 1000 वोल्ट से आवेशित करने पर वह 2 माइक्रो कूलाम आवेश ग्रहण करता है, संधारित्र की धारिता बताओ। अब आपसे उल्टा इसी का क्वेश्चन पूछ लिया है कि एक संधारित्र को अगर आप आवेशित करेंगे तो वह 2 माइक्रो कूलाम का आवेश ग्रहण करता है। इसका मतलब अब Q की वैल्यू क्या हो गई, आपने जो आवेश इसको दिया उस आवेश की वैल्यू आप हो गई 2 माइक्रो कूलाम। तो माइक्रो को कूलाम में बदलने के लिए 10 की पावर -6 कूलाम, जितना प्लस उतना माइनस होता है, बात खत्म। अब आपसे बोला गया है तथा इसके बीच जो विभवांतर है वो 1000 वोल्ट है। कितना है, 1000 वोल्ट है। तो इनके बीच जो है वो धारिता आपको बतानी है। तो आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, C इक्वल टू Q बाई V। तो C इक्वल टू Q बाई V, C निकालना है। Q की वैल्यू आपको दी गई है 2 गुणे 10 की पावर -6 वोल्ट और V की वैल्यू 1000 नहीं आया। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 10 की पावर 3 ऊपर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो C इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 गुणे 10 की पावर -6 गुणे 10 की पावर -3। गुणा में घाते जुड़ती हैं, तो 10 की पावर -6 और माइनस का 3, तो C इक्वल टू 2 गुणे 10 की पावर -9 फेरेड। अगर आप इसको लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं 2 नैनो फेरेड। कैसा, नैनो फेरेड। आपको हमने बताया था धारिता का फेरेड एक बहुत बड़ा मात्रक है, तो इसके लिए हम लोग नैनो, पिको, माइक्रो आदि का यूज करते हैं। तो शायद आंसर नैनो में आ रहा हो, जो भी आ रहा है वही आप लोग नोट कर ले। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में बोला एक समांतर प्लेट संधारित्र को 500 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। जब इसकी प्लेटों के बीच की दूरी घटाकर आधी कर दी जाए तो संधारित्र पर नए विभवांतर की गणना करो। अब ध्यान से सुनो, पहले समांतर प्लेट संधारित्र की बात करते हैं। तो समांतर प्लेट संधारित्र होता क्या है ना, तो जब 2 समान आवेश की तथा समान क्षेत्रफल वाली प्लेटें एक दूसरे से समांतर
कुछ दूरी पर रखी हो तो प्राप्त संरचना समांतर प्लेट संधारित्र कहलाती है। तो ये हो गया आपका, ये समांतर प्लेट संधारित्र आपको दिख रहा है। हमने माना कि इनके बीच की जो दूरी है वो d है, कोई दिक्कत? अगर इनके बीच की दूरी d है और इन पर आवेश Q1 Q2, इनका एरिया आपको पता है सेम होगा या नहीं होगा? होगा। अगर इनका एरिया सेम होगा तो आपसे बोला गया है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र को 500 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। ये 500 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। मींस इनके बीच जो विभव है V की वैल्यू क्या है? 500 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है तथा आवेशित करने पर अब इनके प्लेट की दूरी को आधा कर दिया जाता है तथा संधारित्र पर नए विभवांतर की गणना करो। अब देखो ध्यान से सुनना, अगर इस पर आवेश Q है, अब आपसे बोल रहा है कि इस संधारित्र की जो विभव होगा, हमने पहले इसका विभव 500 वोल्ट तक आवेशित किया। जैसे ही अगर हमने इसको 500 वोल्ट तक आवेशित किया, अब हमने क्या किया? इनके बीच की दूरी को आधा कर दिया। ध्यान से सुनना, इनके बीच की दूरी को आधा कर दिया, तो आधा करने पे नया संधारित्र एक प्राप्त हो जाएगा। अगर इनके बीच की दूरी को हम आधा कर दे, ध्यान से सुनना, अब एक नया संधारित्र बनेगा। इस नए संधारित्र में जो d दूरी है, इनके बीच की जो दूरी है वो d क्या हो गई? d/2 हो गई। यहां तक कोई दिक्कत? अब इस पर प्लस चार्ज आएगा, इस पर माइनस चार्ज आएगा। अब ध्यान से सुनो, अगर हमने इन प्लेटों के बीच की दूरी को आधा किया है तो क्या इन पर आवेश बदलेगा? क्या इन प्लेटों का क्षेत्रफल बदलेगा? नहीं बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा। इसका मतलब केवल और केवल हमने दूरी को क्या किया है? आधा किया है। अब आपने लिखेंगे पहले प्रश्नानुसार या प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त आपसे क्या कह रही कि यदि इनके बीच की दूरी d हो और इनके बीच का विभव v हो तो इस संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी? तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला ε0a/d। कोई दिक्कत? ठीक, इक्वेशन फर्स्ट मान के छोड़ देंगे। अब आपसे कह रहा है कि तथा दूसरे प्लेट पर धारिता क्या हो जाएगी? द्वितीय शर्त से। तो C2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? ε0a/d तो आएगा। देखो a बदलेगा नहीं, धारिता C2 हो गई, लेकिन दूरी क्या है? d बाई। कोई दिक्कत? तो यहां से आपके पास आ गया C2 बराबर ε0a/d इंटू 2 आ गया। अब ध्यान से सुनो, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ε0a और d इंटू 2, तो क्या ये आपको कुछ अलग दिख रहा है? ये वही लिखा है जो ये ऊपर लिखा है। इसका मतलब C1 की वैल्यू ε0ad है, तो यहाँ पे C2 बराबर क्या C1 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो C2 बराबर आ गया 2C1, नहीं आया। मतलब कि जो धारिता है वो पहले की, ध्यान से सुनना, धारिता जो है वो पहले की दोगुनी हो जाएगी। अब दोगुनी कैसे हो जाएगी? ध्यान से सुनना, आपने पढ़ा क्या है? अब C1 इक्वल टू या C इक्वल टू, आपने पढ़ा है, यहां समझो, C इक्वल टू ε0a/d पढ़ा है। इसका मतलब जो C है वो D के व्युत्क्रमानुपाती है। समांतर प्लेट संधारित्रों के कारक या समांतर प्लेट संधारित्रों के कारक पर निर्भरता पढ़ाई थी, तो उनमें उसमें हमने बताया था कि जो C होता है वो D के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ही होता है उल्टा। हमने कहा खड़े हो जाओ तो तुम बैठ गए, हमने कहा बैठ जाओ तो तुम खड़े हो गए, हमने कहा बाहर जाओ तो तुम जा ही नहीं रहे हो, मतलब उल्टा करना। ऐसे ही अगर इसको आप बढ़ाओगे तो ये कम होगा, अगर आप इसको घटाओगे तो ये बढ़ेगा। अब आपने दूरी को आधा कर दिया है, अगर दूरी को आधा कर दिया है तो C बढ़ेगा, मतलब दूरी को आधा करने का सेंस दूरी को कम कर दिया। अगर आपने दूरी को कम किया इसका मतलब C बढ़ जाएगा। तो पहले C कितना था? C1, अब कितना हो गया? 2 इंटू C1, मतलब कि पहले का 2 गुना। तो आधा किया तो ये बढ़ गया या नहीं? अब आपको पता चला कि धारिताएं बढ़ गई। अब आप क्या करें? आवेश तो बदलेगा नहीं, बदलेगा नहीं, बदलेगा। अब आपने पढ़ा क्या है? पहले संधारित्र की धारिता C इक्वल टू Q बाई V पढ़ा है। इस पर हमने विभव मान लिया V1 और इस पर आवेश Q है, तो ये C1 हो गया और C2 क्या हो जाएगा? दोनों का डिवाइड कराओ, C2 बराबर Q अपॉन V2 हो जाएगा। आपसे V2 ही तो पूछा गया है। जब दोनों का डिवाइड कराओगे तो C1 और C2, तो ये से ये कट जाएगा, बचेगा क्या? ध्यान से सुनना, ये ऊपर चला जाएगा ये इसके, तो C1 बटे C2 इक्वल टू V2 बटे V1 नहीं आया। तो C1 की वैल्यू क्या है? C1 और C2 की वैल्यू 2C1 इक्वल टू V2 की वैल्यू पूछी गई है, V1 की वैल्यू क्या है? 500। तो C1 से C1 कट गया, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर लाओ, या इसको इधर ले आओ, तो V2 बराबर आ गया 250
वोल्ट, या ऐसे समझो, इसको यहां पे कर दे रहे हैं। देखो आपने पढ़ा कि आप 1/2 इक्वल टू V2 बटे 500 आया। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप कराएंगे तो 2V2 बराबर 500, तो 2 से काटोगे तो 250 आएगा, तो V2 बराबर क्या आ गया 250 वोल्ट। तो जब आप इनकी दूरी को आधा कर देंगे तो नया विभव क्या आ जाएगा D/2। दूरी करने पर इस पर पहले विभव 500 था, अब विभव 250 हो जाएगा। आया या नहीं आया, नोट कर लो। हाँ, तो आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको जो भी वीडियो अपलोड होगा उसकी जानकारी पहले मिल सके। और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। ओके, गुड डे टू ऑल ऑफ यू।